अ वार्म वेलकम टू ऑल। आज हम एक नया हेड, इनफैक्ट फर्स्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। आज बेसिक कंसेप्ट जो है वो सैलरी के हम समझेंगे कि कब कोई इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल की जाती है और उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं या उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में एक खास बात है कि यहाँ पे कौन सी इनकम जोड़ी जाएगी, शामिल की जाएगी, वो समझना ज़रूरी है। सैलरी, यहाँ पे जो वर्ड लिख रखा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज सैलरी एंड द इनकम विच विल कम अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। एनी पेमेंट, रिमेंबर माई वर्ड्स, एनी पेमेंट, मैं रेम्यूनरेशन भी नहीं बोल रहा हूं, मैंने वर्ड बोला एनी पेमेंट विच हैज बीन पेड और बिकम ड्यू। दो टर्म बोली मैंने यहां पे, या तो ड्यू हो गई है या फिर पे की जा चुकी है, ड्यू टू, और बेटर टू से बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहां पे वर्डिंग्स पे फोकस करिएगा आप कि किस वजह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, उसका रीजन यही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसकी वजह से ही आपका पेमेंट जा रहा है, तभी जाकर के वो चीज बनेगी सैलरी। कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर करता है जस्ट बिकॉज कि यहां पे आप लोगों ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत किया है, तो ही वो सैलरी बनेगी। एक कॉमनली आज क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। नाउ द पॉइंट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का अनुबंध, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, ये कब अराइज होता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये क्या कंसेप्ट है, हम किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई साहब आपको ये काम परफॉर्म करना है। मान लेते हैं मैंने किसी को अपॉइंट किया कि आप हमारे मटेरियल जो है वो बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया। मैंने किसी को अपॉइंट किया कि आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे सारे कंप्यूटर्स का रखरखाव करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया। मैंने किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, मैंने किसी बिजनेसमैन को अपॉइंट किया। बट पॉइंट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा तो ही जाके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होगी उसके तहत अगर आपका पेमेंट किया जा रहा है, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है वो कार्ड डिनोमिनेट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर। तो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपको पेमेंट किया जा रहा है तो वो क्या चीज हो गई साहब, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रोफेसर से रिलेटेड। बात इतनी सी है कि अगर हमारे को जो हम वर्किंग करते हैं एजुकेशन रिलेटेड और जो भी एकेडमिक्स एंड व्हाटएवर ऑफिस स्टाफ जो भी रिलेटेड वर्किंग करते हैं, अगर उसके तहत हमें पेमेंट होता है तो वो किस में शामिल किया जाएगा, सैलरी हेड के अंदर। लेकिन मान लेते हैं मेरे पास में एमएलएसयू यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी की कॉपीज आती है एंड आई एम गोइंग टू चेक इट आउट। अब पेमेंट मेरे को किया जा रहा है, भले ही वो एनरूट हो रहा है कॉलेज के थ्रू, बट दैट पर्टिकुलर पेमेंट इज मेड बिकॉज ऑफ चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये किसमें शामिल करेंगे, नॉट इन इनकम फ्रॉम सैलरी बट इट विल बी कंसिडर्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैंने एक एग्जामिनर फीस से आपको समझाया कि एग्जामिनर फीस जो है वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल की जाएगी बिकॉज दैट इज नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ेंगे और वहां पे हमें समझ में आएगा देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 40B जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर की बात करता है। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर दिया जाएगा, उसको भले ही सैलरी का नाम दिया गया हो, बट पॉइंट इज दैट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज आल्सो नॉट टू बी कंसिडर इन सैलरी हेड। बिल्कुल सैलरी हेड के अंदर शामिल नहीं करना है। रीजन बीइंग कि वहां पे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है।
तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही सैलरी की बात उठेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एमपी एंड एमएलए साहब, है ना, इन लोगों की बात करते हैं साहब। इनके केस में क्या होता है, इन लोगों को भी सैलरी ही दी जाती है, बट पॉइंट इज दैट कि इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। भले ही नाम इनके रेम्यूनरेशन का सैलरी हो, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर और टेकन इन द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये किस में चला जाएगा वापस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा, नॉट इन इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। बेसिक चीज आप पकड़ लीजिए, क्या बॉस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास में कि डायरेक्टर का सैलरी जो है वो शामिल करे सैलरी हेड में या नहीं। देखिए बात इतनी सी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर अगर एम्प्लॉयमेंट सर्विस के अंदर बंधे हुए है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और बेटर टू से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस उन लोगों का मेड फॉर है, यानी वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे हुए हैं, तो सैलरी हेड का किस्सा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का है। लेकिन अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये जो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन है वो शामिल नहीं किया जाएगा सैलरी के अंदर। ना पॉइंट इज दैट यहां पे दोनों ऑप्शन है हमारे पास में। अगर पार्ट टाइम हो रहा है, यानी अगर मैं बात करूं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जाकर के ये बन जाएगा आईयूएस के अंदर, अदरवाइज ये सैलरी हेड के अंदर। बट इन एनी केस सिटिंग फीस, मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर साहब ऑफ अ कंपनी विल गेट सिटिंग फीस। वो सिटिंग फीस जो है वो किस हेड में टैक्सेबल की जाएगी, इन ऑल केस डायरेक्टर की सिटिंग फीस आईओएस में जाएगी। मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको जो भी पैसा दिया जा रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया जाएगा, नॉट इन इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो हम लोगों को क्लियर हो रही हैं। सिटिंग फीस चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का पार्ट नहीं है तो आईयूएस में चला गया। डायरेक्टर सैलरी जो है वो देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो किस में चला जाएगा, सैलरी हेड में। एमपीज एंड एमएलएस का जो पर्टिकुलर सैलरी है वो आईयूएस में जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर भी सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के अंदर शामिल किया जाता है, वो बाद में समझेंगे आप नेक्स्ट हेड के अंदर। नाउ एग्जामिनर फीस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वो भी आईयूएस में जाएगा क्योंकि यहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक बात है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सैलरी हेड के अंदर क्या चीज टैक्सेबल की जाएगी, किस बेसिस पे टैक्सेबल की जाएगी, चार्जेबिलिटी कैसे अराइज होगी। यहां पे वर्डिंग पे फोकस करना, पे और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। किस बेसिस पे टैक्सेबल होगी बॉस, पेमेंट या फिर ड्यू हो चुका है, जो दोनों में से जल्दी हो। अब आप समझिए इस चीज को। बात इतनी सी कि एडवांस किसी ने सैलरी उठा ली, ठीक है, बाद में रिकवर कर लेंगे वो अलग किस्सा है, लेकिन बाद में टैक्सेबल नहीं। अभी मान लेते हैं प्रीवियस ईयर हम बात करें 2021 की, तो 2021 के अंदर मुझे लगा कि यार मेरे को बहुत मनी की ज़रूरत है और कोविड के कारण मेरा जो है वो बहुत मनी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है या वट एवर द रीजन इज। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैंने सैलरी एडवांस में ले ली, दैट एडवांस सैलरी दो दैट मे बी बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर ईयर बट इट विल बी टैक्सेबल इन दिस प्रीवियस ईयर इटसेल्फ बिकॉज वो पे हो चुकी है। दूसरा किस्सा, ड्यू हो गई, पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू हो चुकी है, तो भी इट विल बी टैक्सेबल। मान लेते हैं कि हमारा सैलरी के अंदर जो है वो फैब का सैलरी नहीं दिया, मार्च का सैलरी नहीं दिया, प्रीवियस ईयर 1920 की बात करते हैं, और इस साल जो है वो उसका भुगतान किया जा रहा है। इस साल भाई टैक्सेबल नहीं होगा, वो पिछले साल ही टैक्सेबल हो जाएगा। रीजन बीइंग कि वो ड्यू हो चुका था। ड्यू, इस वर्ड पे फोकस करना है, ड्यू हो चुका था, ड्यू, ठीक है। बिल पेश करना ही नहीं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, ड्यू हो चुका है तो जाकर के वो क्या होगा, वो सैलरी टैक्सेबल होगा। तो इधर पेमेंट हो जाए या ड्यू हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, दो बार टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने 2021 में एडवांस सैलरी ले लिया तो अगले साल जब उसको ड्यू किया जाए तब वापस से आपको टैक्स देना है, नहीं, एक बार ही देना है। बट पॉइंट इज कि कब देना है, जो दोनों में से जल्दी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टर्म जिस पे फोकस करना है कि साहब ड्यू कब होती है सैलरी, ठीक है।
क्या हम रोज काम कर रहे हैं और रोज की रोज ही ड्यू हो रही है? ऐसा भी नहीं माना जाएगा, है ना। अक्रू होना और ड्यू होना दो अलग अलग बातें, मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट समझाया था। तो रोज काम कर रहे हैं, रोज अक्रू हो रही है, ड्यू नहीं हो रही है। ड्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग होगी, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन प्राइमा फेसी और बेटर टू से इन जनरल टर्म्स हम लोग क्या मानते हैं कि जो प्राइवेट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रिमेंबर माय वर्ड, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी लास्ट डे ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ, उसी तारीख को ड्यू हो जाएगी। कब ड्यू हो जाएगी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लास्ट डे ऑफ द मंथ जिसके अंदर उन्होंने वर्किंग की, तो लास्ट डे ऑफ मंथ के अंदर ही वो क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी कब ड्यू होती है वो भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी कब ड्यू होती है? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ऐसे आपको टर्म्स क्लियर हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, ज्यादा अच्छा ये रहेगा। लेट्स से जनवरी का महीना हम लोगों ने वर्किंग किया। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 31 जैन इटसेल्फ, 31 जनवरी को ही जनवरी का सैलरी ड्यू हो जाता। जैन मंथ का सैलरी कब ड्यू हो जाता बॉस? 31 को ही, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या हो? तो फिर अगली तारीख यानी 1 फरवरी को ही ड्यू होगा। ठीक है, जनवरी का सैलरी कब हुआ? 31 जनवरी, 1 फरवरी को। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मई का सैलरी वो कब ड्यू होना चाहिए? मई का सैलरी ड्यू होगा वापस से नॉन गवर्नमेंट के केस में 31 मई को एंड गवर्नमेंट के केस में 1 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट अबाउट अप्रैल का सैलरी? नॉन गवर्नमेंट के केस के अंदर कब होगा? 30 अप्रैल को। बट गवर्नमेंट के केस में यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में कब होगा? 1 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्च का सैलरी कब ड्यू होगा बॉस? मार्च का सैलरी ड्यू होगा 31 मार्च को इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कब होगा? 1 अप्रैल को। फैब का सैलरी ये कब ड्यू होगा? 28 या 29, जो भी केस हो, लीप ईयर होगा, अकॉर्डिंगली आंसर विल गेट चेंज। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कब टैक्सेबल होगा यानी कब ड्यू होगा? बेटर टू से 1 मार्च को। अब थोड़ा कंसंट्रेट करें इस चीज के ऊपर। आपको पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहा हूं। ये कब एंड होगा? इट विल गेट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड when it will get ended. It will get starts on 1st April 2020 and it will get ended on 31st March 2021. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि 1 अप्रैल 2020 को कंसिडरेशन आप दीजिए, पहली तारीख को कौन सी महीने की सैलरी ड्यू हो रही है साहब? मार्च महीने की सैलरी ड्यू हो रही है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली चलूं तो यहां पे मार्च 2020 की सैलरी से कहानी स्टार्ट हुई क्योंकि वो 1 अप्रैल को ड्यू हो रही है और 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही है। मार्च की सैलरी कब ड्यू हो रही है साहब? वो तो अगले साल की 1 अप्रैल को ड्यू होगी गवर्नमेंट के केस में। फरवरी की सैलरी कब ड्यू हो रही है? 1 मार्च को। पूरे मार्च महीने में केवल 1 मार्च को फैब की सैलरी ड्यू हुई, यानी ये फैब 2021 तक की सैलरी 31 मार्च तक में आएगी। 1 अप्रैल 31 मार्च के पहले नहीं आता है। नाउ द पॉइंट इज दैट 31 मार्च तक फैब 21 की सैलरी आएगी। 1 अप्रैल 20 पे मार्च 2020 की सैलरी टैक्सेबल होगी। यानी गवर्नमेंट के केस में फोकस करिएगा, सैलरी कौन से महीने से कौन से महीने देखी जाए? मार्च से फैब की देखी जाए, अप्रैल टू मार्च नहीं, मार्च टू फैब।
नॉन गवर्नमेंट में कोई इशू नहीं है, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट में तो सीधी सी बात है, लास्ट डे ऑफ द मंथ 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, मार्च की सैलरी तो 31 मार्च को ड्यू हो जाती है, यानी ये अप्रैल की सैलरी से चलेगा। और कब तक चलेगा बॉस? ये चलेगा मार्च 2021 तक की सैलरी तक, क्योंकि वो 31 मार्च 2021 तक ड्यू हो जाएगी। तो ड्यू और receipt, whichever is earlier. And in this case, we have to concentrate whether the employee is government employee or non-government employee. In the case of government employee, the salary from March to next Feb will get taxable in the previous year. But in case of non-government, salary from April to next March will get taxable. तो ये आज एक important concept हमने समझा और जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।